नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जिसने दुनिया भर के रक्षा और कूटनीतिक हलकों में सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जी हाँ, वही जापान जिसे दशकों से शांति और कमाल की टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब ये देश एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जरा इस हेडलाइन पे गौर कीजिए। जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया। सुनने में ये एक आम खबर लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये पिछले 80 सालों से चली आ रही जापानी पॉलिसी में एक बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक यू टर्न है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसने दशकों तक न तो हथियार बनाने और न ही उन्हें बेचने की कसम खाई थी, वो अब अचानक से दुनिया भर में खतरनाक हथियारों का एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है ना हैरानी की बात। तो आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले हथियारों को लेकर जापान की इस नई पॉलिसी को समझेंगे, फिर उनके उस काले और सैन्य अतीत पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात होगी आर्टिकल 9 और उनके कड़े शांतिवाद की। फिर हम आज के उन जियोपॉलिटिकल दबावों को समझेंगे जिन्होंने जापान को मजबूर किया, उनकी मॉडर्न रीआर्मामेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे, और अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल कि क्या ये सिर्फ आत्मरक्षा है या दुनिया के लिए एक नया खतरा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हथियारों की इस नीति में आए भारी बदलाव की। जब हम आज के मॉडर्न जापान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बेहद सभ्य समाज, बुलेट ट्रेन्स और शानदार तकनीकी इनोवेशंस, राइट? लेकिन अब इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। ये वही देश है जो अब दुनिया भर में घातक हथियारों का सप्लायर बनने जा रहा है। एक शांतिप्रिय टेक जायंट से सीधा ग्लोबल वेपन एक्सपोर्टर बनने का ये सफर सच में हैरान करने वाला है, और जाहिर है इसका सीधा असर पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ना तय है। अब इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी जापान के उस काले और हिंसक अतीत की तरफ। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। उस वक्त जापान का साम्राज्यवादी विस्तार बहुत ही तेजी से और सच कहूं तो बेहद क्रूरता के साथ हो रहा था। 1931 में मंचूरिया पर कब्जा, फिर 1937 में चीन पर हमला और वो खौफनाक नानकिंग नरसंहार। इसके बाद 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर वो अचानक किया गया हमला जिसने रातों रात अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। 1942 आते आते जापान ने फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था, और ये तबाही का सिलसिला तब जाकर थमा जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और आखिरकार जापान को घुटने टेकने पड़े। और इसी क्रूर इतिहास का सबसे खौफनाक हिस्सा है यूनिट 731। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये जापान की एक ऐसी खुफिया मिलिट्री यूनिट थी जिसने 3000 से भी ज्यादा युद्ध बंदियों पर अकल्पनीय वैज्ञानिक प्रयोग किए। जरा सोचिए, इंसानों को 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में जमा देना, शरीर पर भारी दबाव का असर जांचना, और यहां तक कि बिना एनेस्थीसिया दिए जिंदा लोगों पर सर्जिकल प्रयोग करना। ये तथ्य विचलित करने वाले जरूर हैं, लेकिन इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें समझ आता है कि आखिर क्यों चीन और कोरिया जैसे पड़ोसी देश जापान के दोबारा हथियार उठाने के नाम से ही सिहर उठते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस खौफनाक दौर के बाद जापान ने शांति का रास्ता कैसे चुना। आर्टिकल 9 और उनका कड़ा शांतिवाद। दूसरे विश्व युद्ध में मिली हार के बाद अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर की देखरेख में जापान का नया संविधान लिखा गया, और इस संविधान का सबसे अहम और गेम चेंजिंग हिस्सा था आर्टिकल 9। इसके तहत जापान ने आधिकारिक तौर पर कसम खाई कि वो युद्ध करने के अपने अधिकार को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। उन्होंने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए वो कभी भी अपनी सेना या हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दुनिया के इतिहास में ये शायद पहली बार था जब किसी देश ने अपने संविधान में ही हथियार न उठाने की बात इतने साफ शब्दों में लिखती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी तरह से शांतिवादी नीति का आखिर नतीजा क्या निकला। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 188। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक आज जापान के नागरिक दुनिया के 188 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। सेना पर पैसा खर्च करने के बजाय जापान ने अपना पूरा फोकस अपनी इकोनॉमी, तकनीक और एजुकेशन पर लगा दिया। अपनी इस जबरदस्त सॉफ्ट पावर के दम पर उन्होंने दुनिया भर में अपनी एक सभ्य, शांतिप्रिय और भरोसेमंद देश की इमेज बना ली, एकदम क्लीन स्लेट। लेकिन यहाँ एक कैच है, इस शांतिवाद के पीछे एक बहुत बड़ा सहारा भी काम कर रहा था।
1960 में अमेरिका और जापान के बीच एक सुरक्षा संधि हुई। क्योंकि जापान के पास अपनी कोई आक्रामक सेना नहीं थी, तो अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आज की तारीख में भी जापान में लगभग 55 से 60 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो आप कह सकते हैं कि दशकों तक जापान इसी अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे शांति से फला फूला। लेकिन क्या यह सुरक्षा कवच हमेशा के लिए पक्का था? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब नजर डालते हैं आज के जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर पर, जिसने जापान को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और जापान के रिश्तों में वो पुरानी गर्माहट नहीं रही। कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान को अंदर तक हिला दिया। अमेरिकी प्रशासन ने जापानी ऑटो सेक्टर पर सीधे 35% का टैरिफ लगा दिया। इसका असर जापान का शेयर बाजार पूरी तरह क्रैश कर गया। इकोनॉमी के 8% हिस्से को करारा झटका लगा और हालत ये हो गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इशिबा को इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से सुरक्षा संधियों पर सरेआम सवाल उठाए जाने लगे और कूटनीतिक बैठकों में पर्ल हार्बर का मजाक तक उड़ाया गया। इन सब चीजों ने जापान को न सिर्फ असहज किया, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका पर इतना अंधा भरोसा करना ठीक है। और बात सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं थी, सुरक्षा के मोर्चे पर भी झटके लगे। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना थार्ड मिसाइल सिस्टम हटाकर गल्फ देशों में शिफ्ट कर दिया। और खबरें तो यहां तक हैं कि नवंबर 2025 तक अमेरिका जापान से भी अपने कुछ मिसाइल सिस्टम वापस खींचने वाला है। अब जरा जापान की स्थिति सोचिए। एक तरफ अमेरिकी सुरक्षा की छतरी कमजोर पड़ रही है और ठीक उसी वक्त पड़ोस में चीन और उत्तर कोरिया जैसे परमाणु हथियार वाले देश लगातार आक्रामक हो रहे हैं। ऐसे में जापान को एहसास हो गया कि अब सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इसी का नतीजा है जापान की ये मॉडर्न रीआर्मामेंट स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं उनका नया मास्टर प्लान क्या है। जैसे ही खतरे की घंटी बजी, जापान ने नए और मजबूत रणनीतिक साझेदार ढूंढने शुरू कर दिए। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई ये डील। $7 बिलियन का एक विशाल रक्षा समझौता। इसके तहत जापान ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 आधुनिक युद्धपोत बनाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस डील में हाई लेवल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी शामिल है। मतलब अब जापान सिर्फ खुद को सुरक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि अपने सहयोगियों को भी अपनी जबरदस्त सैन्य तकनीक दे रहा है। और ये सिलसिला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर जाकर नहीं रुकता। जापान का नया मिलिट्री फुटप्रिंट अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। वे युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को अपनी एडवांस्ड ड्रोन तकनीक देने पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए वॉरशिप्स तो बन ही रहे हैं, और भारत के लिए तो इससे भी बड़ी खबर है। जापान भारत के साथ मिलकर मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन करने की पेशकश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आप सोचेंगे कि इस मोगामी क्लास फ्रिगेट में ऐसा क्या खास है? इसकी खूबियां सच में लाजवाब हैं। पहली बात, इसमें ऐसी एडवांस स्टेल्थ तकनीक लगी है कि रडार के लिए इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, ये दुश्मन की पनडुब्बियों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। जहां आम युद्धपोतों को चलाने के लिए 200 लोगों की क्रू की जरूरत होती है, ये स्मार्ट जहाज सिर्फ 90 लोगों के साथ बेहतरीन काम कर सकता है। और भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसे खास तौर पर हिंद महासागर और जिबूती के आसपास बढ़ती हुई चीनी पनडुब्बियों की घुसपैठ को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे तकनीकी इनोवेशन अब जापान का सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार बन चुका है। तो अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या यह सिर्फ खुद की रक्षा है या दुनिया के लिए कोई नया खतरा? पिछले 80 सालों तक शांति का झंडा बुलंद करने के बाद जापान का यह नया आक्रामक अवतार दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए पलट सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या जापान का दोबारा हथियार उठाना आज के खतरों को देखते हुए एक जरूरी आत्मरक्षा है, या फिर ये उस काले और खौफनाक अतीत की एक खतरनाक वापसी का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।